हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपका इंग्लिश टीचर कृष्णकांत रैकवार हाजिर हूँ आप सभी के लिए टेंस का एक और मज़ेदार वीडियो लेक्चर लेकर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी पिछली वीडियोस जो कि कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं नहीं देखी हैं, तो हमने सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां जाकर वीडियोस देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों, हमने अभी तक टेंस सीरीज़ के 7 वीडियोस अपलोड किए हैं, जिनमें आपने अभी तक टेंस के सभी बेसिक रूल्स यानी बातों के साथ साथ 72 टाइप के सेंटेंस और स्ट्रक्चर बनाना सीखे, है ना। और हमने उनकी फॉर्मेशन करना भी सीखी। लेकिन सेंटेंस मेकिंग में बहुत सी बेसिक बातों का अभी भी जानना आवश्यक है। इसलिए हम आपके लिए आज के वीडियो लेक्चर में द केस स्टडी नाम का चैप्टर लेकर आए हैं। आशा करते हैं इससे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप परफेक्ट सेंटेंस मेकिंग करने लगेंगे। द केस स्टडी को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। ये पार्ट नंबर 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम डाल लेते हैं चैप्टर का नेम द केस। द केस को हिंदी में बोलते हैं विभक्ति या कारक। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले ये देख लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस के बारे में, ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस के बारे में, और तीसरा हम पढ़ेंगे पजेसिव या जिसे जेनेटिव केस कहते हैं। इन सभी तीनों केसेस के बारे में पढ़ेंगे और पता करेंगे कि ये कैसे बनते हैं। यहाँ पर आप हिंदी की कारक को एक बार दोहराइए। दोस्तों, याद रखिएगा, आप जब हिंदी पढ़ते होंगे अपनी कक्षाओं में तब आपने कारक चिन्ह पढ़े होंगे, जिसमें आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपदान से अलग, संबंध काके की रारे री नाने नी, संबोधन हे वो अरे, अधिकरण में पेपर, है ना दोस्तों, जिनमें आपने 8 कारक विभक्तियां पढ़ी। मैं यहाँ उनका रिलेशन इंग्लिश के साथ शो करने वाला हूँ। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, और मैंने सीधी 6वीं विभक्ति ली है संबंध काके की या रारेरी। यहाँ हम 3 विभक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्रथम विभक्ति जिसे कर्ता कारक बोलते हैं, द्वितीय विभक्ति जिसे कर्म कारक बोलते हैं, और तृतीय विभक्ति जिसे संबंध कारक बोलते हैं। इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिटेल्ड अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लिखा है अभी ने मेरी मदद की। अभी नाम का कोई शख्स है जिसने मेरी मदद की। तो इसका जब हम फॉर्मेशन करेंगे तो आंसर बनेगा अभी हेल्प्ड मी, यानी कि ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, और पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद आती है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, बन गया अभी हेल्प्ड मी। हरी ने पत्र लिखा, हरी रॉट ए लेटर, हरी रोट ए लेटर। ये दोनों सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट के हैं, ये आप जानते हैं। इन दोनों सेंटेंस में अभी और हरी ने कुछ न कुछ किया है, यानी कि आप सभी जानते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है वही सेंटेंस में कुछ न कुछ काम करता है, यानी क्रिया करता है, और जो क्रिया करता है वही कहलाता है सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों सेंटेंस में अभी और हरी ने कुछ न कुछ किया है, इसलिए करने वाले हमारे अभी और हरी ही हमारे सब्जेक्टिव केस कहलाएंगे, जिन्हें हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। तो दोस्तों, आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वही हमारा सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब उन दोनों सेंटेंसेस में मी एंड लेटर ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। आपने देखा क्या? उस सेंटेंस में देखा अभी हेल्प्ड मी और हरी रोट ए लेटर में मी और लेटर ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, और इन्हीं को ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव कहते हैं, केस कहते हैं। यानी दोस्तों, किसी वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्टिव केस, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। अब सब्जेक्ट कौन होता है ये तो आपको भली भांति पता होगा। वाक्य में जो भी काम कर रहा है वही उसका सब्जेक्ट यानी कर्ता कहलाता है, और जिसके लिए कर रहा है, जैसे मान लीजिए अभी ने हेल्प की, किसकी? मेरी। तो मेरी मतलब मैं कौन हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। हरी ने लिखा, लिखना क्या हो गई?
क्रिया हो गई, मुख्य क्रिया हो गई। पर क्या लिखा? पत्र लिखा। पत्र लिखना क्या हो गया? पत्र हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट भी आप इस तरह से पहचानेंगे, यानी क्रिया जिसके लिए की जा रही हो वो ऑब्जेक्ट, जो कर रहा हो क्रिया वो सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, यानी क्या समझे हम? यानी कर्ता अभी हो गया और मेरी यानी कर्म हो गया। अभी सब्जेक्टिव केस और मी क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है दोस्तों, अब जरा इन एग्जाम्पल्स को देखिए। आई बॉट दिस पेन फॉर हर, मैंने ये कलम उसके लिए ली। वाई आर यू फाइटिंग टू देम, तुम उनसे क्यों लड़ रहे हो? वाई आर यू फाइटिंग टू देम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है। वी वर टॉकिंग टू हर, हम उससे लड़की है, हम उससे बात कर रहे थे। शिवम लीव्स विद अस, शिवम हमारे साथ रहता है। इन सभी एग्जाम्पल्स को गौर से देखिए और समझिए कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड भी ऑब्जेक्टिव केस होता है। यानी दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे किसी वाक्य में सब्जेक्ट जो काम करता है, ठीक है, वो हो गई उसकी क्रिया, जिसके लिए कर रहा है वो हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पहचानना और भी आसान है। यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल में फॉर, टू, तीसरे में टू और चौथे में विद, ये जो वर्ड लगे हैं यही कहलाते हैं हमारी प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद जो आता है वर्ड वह भी हमारा क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से हमने वही समझाने की कोशिश करी है। ठीक है दोस्तों, अब जरा इन एग्जाम्पल्स को भी देखिए। दिस इज हरीज बुक, दैट इज माई हाउस। अब पहले एग्जाम्पल में आप देख रहे होंगे दिस इज हरीज बुक। अब हरी के नाम के साथ ये जो बिंदी लगी है इसको बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी। क्या बोलते हैं? एपोस्ट्रॉफी। यानी हरीज, इसका मतलब होता है का, की, के। दिस इज हरीज बुक, यानी ये हरी की किताब है। दैट इज माई हाउस, दैट का मतलब होता है वह मेरा घर है। माय कौन हो गया? मेरा, है ना दोस्तों। तो इन एग्जाम्पल्स में हरी और माय ये दोनों अधिकार दिखाने वाले शब्द हैं। हरी की किताब, मेरा घर, ये दोनों शब्द क्या हैं? अधिकार दिखाते हैं। और इन्हीं शब्दों को जो अधिकार दिखाते हैं कहते हैं पजेसिव केस या जेनेटिव केस। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ा सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन किया। इस प्रकार हमने सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केसेस के बारे में जाना कि किस शब्द को क्या कहना है। अब हम डिटेल में जानेंगे कि किस शब्द का यूज कब और कहाँ होना है और कहाँ नहीं किया जाना है। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप इस टेबल में देख पा रहे होंगे, हमने आपको यहाँ पे प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और षष्ठी विभक्ति के शब्द की एक टेबल क्रिएट की है। इस टेबल को आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमने जिनके बारे में पहले अध्ययन अभी किया है, अभी पिछली स्लाइड्स में, जिसमें सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केसेस का हमने जिक्र किया है, उनके बारे में यहाँ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगले पार्ट में, ये चूंकि पार्ट 1 है, अगले पार्ट में हम इनके बारे में एग्जाम्पल देकर समझाएंगे कि कैसे किसी का सब्जेक्टिव केस कब ऑब्जेक्टिव केस नहीं बनता और क्यों बनता है, कैसे बन जाता है, कैसे बदल जाता है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल 50% डिस्कस इस टेबल का हम इसी चैप्टर में, इसी पार्ट में करेंगे। देखिए दोस्तों, सारे कर्ताओं, सारे सब्जेक्ट्स के बारे में आप जानते हैं जिन्हें सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पहला सब्जेक्टिव केस लिया है आय। आय का मतलब होता है मैं या हम। वी का मतलब होता है हम। यू का मतलब होता है तू या तुम या आप। दाऊ, ये एक वर्ड आप पहली बार सुन रहे होंगे। ये खड़ी बोली का शब्द है और 1990 की पहले की अंग्रेजी में इसे यूज किया जाता था, जिसका हिंदी मतलब होता था तू। पुरानी अंग्रेजी का है ना। ही मतलब कोई व्यक्ति, लड़का है। सी कोई लड़की है, जिसका हिंदी मतलब होता है वह, उसने, है ना। तो ये जो हिंदी लिखी है ना, इसको गौर से समझिएगा। यानी हिंदी में इतने सारे शब्द आए तो आपको यही कर्ता लगाने हैं, है ना। इट मतलब कहलाता है कोई नपुंसकलिंग, या आप ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई शब्द जो निर्जीव हो, जिसमें जान ना हो। वहां पर आप, जैसे मैंने कहा बारिश हो रही है, तो बारिश करने वाला कौन है? कोई नहीं है, तो इसका कर्ता नपुंसकलिंग मान लेते हैं और इट लगाते हैं। ठीक है। दे मतलब होते हैं वे, यानी उन्होंने। बॉय एक लड़के के लिए बात कर रही है, यानी लड़के ने। बॉयज लड़के, यानी लड़कों ने।
हरि मतलब हरि ने। अब ये ने का मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, हमारे जो कारक का पहला कारक चिन्ह है उसका नाम है कर्ता ने। मैं आम खाता हूँ, मैंने आम खाया। देखिए कर्ता ने किया ना कुछ। हम उनसे बात करते हैं, हमने बात की। तुम मुझे जानते हो, तुमने उसे पहचाना। दाऊ तू मुझे जानता है, तूने मेरी पोल खोली। आ रहा है ना ने? जी हाँ, कर्ता ने यानी किसी वाक्य में कर्ता ने कोई कार्य किया या कर्ता कोई कार्य करता है, इसी को सब्जेक्टिव केस कहते हैं। उसने लड़का है, उसने फुटबॉल खेली। यहाँ पे लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है, परंतु ये कहेगा कि उसने मुझसे बात की, तो यहाँ पर लड़का या लड़की का बोध होता है। आप किसी का भी ही ऐसी कुछ भी लगा सकते हैं। इट वह या उसने, दे वे या उन्होंने। लड़का कहाँ गया, लड़के ने बॉल कहाँ फेंकी। लड़के हमारे घर क्यों आए, या लड़कों ने हम पर पत्थर क्यों बरसाए। हरि किससे बात कर रहा था, हरि ने किससे बात की। तो देखिए दोस्तों, सब्जेक्टिव केस के साथ ने लगाया भी जा सकता है और सीधे भी बात की जा सकती है, इसीलिए इन्हें प्रथम व्यक्ति के शब्द यानी सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस कहते हैं। अब चलते हैं हम ऑब्जेक्टिव केस की ओर। देखिए आई का ऑब्जेक्ट हमेशा मी बनता है। अब इसको गौर से समझिए, मैंने तुम्हें मारा। तब देखिए इस सेंटेंस में मैंने कौन हो गया, आई। तो आई तो रखेंगे सब्जेक्ट। अब मारा किसे, मारना हो गया मुख्य क्रिया। किसे मारा, तुम्हें मारा। तो तुम्हें जब भी वर्ड आए तो आप ऑब्जेक्ट में केस में देखिए तीसरे नंबर पे लिखा है, तुम्हें के लिए क्या लगाएंगे, यू लगाएंगे। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, यू। आई बीट यू, मैंने तुम्हें मारा, है ना। हमने उसे मारा। अब उसे क्या है, हिम या हर। तूने मुझे मारा। अब तूने आया तो दाऊ सब्जेक्ट आ जाएगा और मुझे कहा तो मी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरह से मिला करके हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देंगे। तो देखिए आई का ऑब्जेक्ट बनता है मी, बी का ऑब्जेक्ट बनता है अस, यू का ऑब्जेक्ट बनता है यू, दाऊ का बनता है दी, ही का बनता है हिम, सी का बनता है हर, इट का इट, दे का देम, बॉय का बॉय, बॉयज का वॉइस और हरी का हरी। इन ऑब्जेक्टिव केसेस के बारे में जब तक हम डिटेल से नहीं पढ़ लेंगे आपको सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। फिलहाल आप ये समझिए कि इनके ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस में क्या अंतर है, सब्जेक्टिव केस का क्या ऑब्जेक्ट बनता है, ये आपको समझना है। अब हम चलते हैं अपनी षष्ठी विभक्ति की ओर, जिसका नाम है पजेसिव या जेनेटिव केसेस। अब यहाँ पर आपको कुछ डबल वर्ड्स भी दिख रहे होंगे, जिसका नाम है, एक में माय है या माइन है, आवर है या अवर्स है, योर है योर्स है, दी है दीन है, हिज हर हर्स है, इट्स है, देयर देयर्स है, वॉइस। अब देखिए यहाँ पर एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, वॉइस हरी। षष्ठी विभक्ति में आपने देखा कि कई सारे वर्ड हैं जिनके पजेसिव केस, जैसे आई का पजेसिव क्या बनता है, माई या माइन। अब भाई माइन कब लगाना है या माय कब लगाना है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। वी का पजेसिव बनता है अवर या अवर्स, यू का बनता है योर या योर्स। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये बात समझ लेनी है कि षष्ठी विभक्ति में बाईं ओर यानी कि माय, अवर, योर, दी, हर, देयर, ये जो वर्ड्स हैं इन्हें एडजेक्टिव बोलते हैं। और जो दाईं ओर हैं यानी माइन, अवर्स, योर्स, दीन, हर्स, देयर्स, ये सारे वर्ड्स प्रोनाउन कहलाते हैं। अब इन्हें एडजेक्टिव और प्रोनाउन क्यों कहा गया, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल ये समझिए कि एडजेक्टिव और प्रोनाउन में अंतर क्या होता है। देखिए जो नाउन के पहले वर्ड आते हैं यानी नाउन को यानी संज्ञा को जो स्पेसिफाई विशेषता बतलाते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, है ना दोस्तों। और सर्वनाम कौन होते हैं, जो संज्ञा के बदले बोले जाते हैं, है ना। जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो टेबल को समझ लेने के बाद हम देखते हैं कि हमने क्या क्या देखा और समझा।
हमने देखा कि सब्जेक्ट आई, वी, दाओ, ही, शी और दे को छोड़कर सभी सब्जेक्ट्स का ऑब्जेक्ट समान है, जैसे इट का इट और यू का यू। साथ ही हमने ये भी देखा कि आई, वी, दाऊ, ही, शी, दे, इनको छोड़कर सभी के पजेसिव केस एपोस्ट्रोफी एस लगाकर बनाए जाते हैं, यानी हरी का हरीस, है ना, बॉय का बॉयज, बॉयज का वॉइस। टेबल में आपको पजेसिव केसेस के दो दो रूप दिख रहे होंगे, जैसा कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। भले ही इनके अर्थ समान हैं, जैसे माय और माइन का अर्थ कैसा है, समान है, परंतु फिर भी हम इनको अलग अलग जगहों पर यूज करते हैं। अब इन अलग अलग जगहों पर कैसे यूज करते हैं, जैसे माय, अवर, योर, दी, हर, देयर, ये सभी शब्द विशेषण हैं, इसलिए इन्हें नाउन के पहले यूज करते हैं। जैसे दिस इज योर कार, अब कार क्या है, नाउन है, तो योर क्या हो गया, एडजेक्टिव, है ना। जो नाउन की विशेषता बतलाए वो विशेषण कहलाता है, यानी नाउन हो गई संज्ञा और संज्ञा की विशेषता बतलाने वाला शब्द विशेषण कहलाता है, ये हम जानते हैं। तो दिस इज योर कार, कार के पहले जो वर्ड आया है योर, जो पजेसिव वर्ड है, जो बताता है कि कार किसकी है, तुम्हारी है। पजेसिव संबंध बताने वाला शब्द पजेसिव वर्ड कहलाता है, यानी पजेसिव केस या जेनेटिव केस कहलाता है। और कार है नाउन, नाउन के पहले जो वर्ड लगा वही कहलाएगा एडजेक्टिव। ठीक है दोस्तों। अब यदि कार के बाद जो वर्ड आता है, यानी माइन, अवर, योर्स, दीन, हर्स, देयर, ये सभी शब्द सर्वनाम है और इनका यूज वर्ब के बाद या कभी कभी ऑफ के बाद भी किया जाता है। दिस कार इज योर्स, अब यहाँ पे देखिए कि कार क्या है, नाउन है, ठीक है, और इज क्या है, वर्ब है। यानी वर्ब के बाद जो वर्ड यूज होता है पजेसिव वर्ड, वर्ब के बाद जो पजेसिव वर्ड आता है उसे प्रोनाउन यानी सर्वनाम कहते हैं। तो अभी तक हमने ये सीखा कि पजेसिव केसेस के जो दो रूप हैं, इसमें से एक रूप को जो नाउन के पहले लगता है एडजेक्टिव कहते हैं, और जो वर्ब के बाद आता है या ऑफ के बाद आता है उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। कुछ और एग्जांपल्स को देख लेते हैं। दैट बुक इज माइन, अब देखिए इस क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो क्या आ गया, माई का माइन हो गया। राहुल इज ट्रस्टवर्थी फ्रेंड ऑफ माइन, राहुल मेरा सबसे प्यारा या भरोसेमंद दोस्त है। जिनके दो रूप नहीं हैं उन शब्दों को संज्ञा के पूर्व अथवा क्रिया के बाद कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमने दो रूपों के बारे में पढ़ा, जिसमें एक रूप एडजेक्टिव और अगला रूप सर्वनाम है यानी प्रोनाउन है। अब जिनके दो रूप नहीं हैं, ठीक है, जैसे आपने हर पढ़ा, हिज पढ़ा होगा, है ना, जिनके दो रूप नहीं हैं उन शब्दों को संज्ञा के पहले या बाद कभी भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के देखिए, दिस इज हिज बुक अथवा दिस बुक इज हिज। आमतौर पर आप दिस इज हिज बुक ही बोलते हैं और यही सबसे ज्यादा चलन में होता है, और इसी तरह से हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप जानते हैं कि अभी तक हमने इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिटेल अध्ययन किया, जिसमें इस चैप्टर के माध्यम से आपको टेबल में पजेसिव केसेस के दो दो रूप, एपोस्ट्रोफी के बारे में भी थोड़ा सा अध्ययन किया। अगला जो वीडियो पार्ट होगा उसमें हम एपोस्ट्रोफी के बारे में और सभी रूपों के एग्जाम्पल्स के बारे में बहुत डिटेल में अध्ययन करेंगे, और आपका एक कॉन्सेप्ट कि सब्जेक्टिव का कौन सा रूप कहाँ आएगा और ऑब्जेक्ट उसका क्या बनेगा, यही क्यों बनेगा, ये सारी चीज़ें, कब आपको हर लगाना है, कब इट्स लगाना है, ये सारी चीज़ों से आपको एकदम पर्दा उठ जाएगा और आपकी सारी चीज़ें एकदम बेसिकली तौर पर क्लियर हो जाएंगी। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जो कि 1 या 2 दिन के बीच अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब बखैर, गुड नाइट।